नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम वाणिज्य शिक्षण के अंतर्गत वाणिज्य विषय का पाठ्य योजना देखेंगे कि वाणिज्य विषय की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं और उसका सही प्रारूप क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वाणिज्य विषय की पाठ्य योजना। सबसे पहले हमको ऊपर पाठ्य योजना लिखना होता है। उसके बाद विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में जब हम शिक्षण अभ्यास कार्य कर रहे होते हैं तो उस विद्यालय का नाम लिखना होता है, लेकिन परीक्षा में आप विद्यालय का नाम अ ब श या XYZ विद्यालय लिख सकते हैं। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखते हैं। दिनांक में हम जिस डेट को पाठ्य योजना बना रहे होते हैं वह दिनांक लिखनी होती है। कक्षा में जिस कक्षा के लिए हम पाठ्य योजना बना रहे होते हैं वह कक्षा नोट करनी होती है। विषय में हमको विषय नोट करना होता है। जैसे आज हम यहाँ वाणिज्य विषय की पाठ्य योजना देख रहे हैं तो विषय में हम वाणिज्य लिखते हैं। प्रकरण में वाणिज्य विषय के अंतर्गत हम प्रकरण में चेक लिखते हैं। चूँकि आज हम यहाँ चेक की पाठ्य योजना बना रहे हैं इसलिए प्रकरण में हम चेक लिखेंगे। उसके बाद हम कालांश और अवधि लिखते हैं। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम विषय से संबंधित उद्देश्य लिखते हैं। जैसे छात्र छात्राओं को वाणिज्य विषय से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्र छात्राओं की रचनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं को वाणिज्य विषय का दैनिक जीवन में महत्व बताना, छात्र छात्राओं की अवलोकन शक्ति का विकास करना। ये उद्देश्य तो समान उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। चूँकि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है इसलिए हम इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं चेक के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं चेक के प्रकारों को समझ सकेंगे, छात्र छात्राएं चेक का दैनिक जीवन में उपयोग करना जान सकेंगे। उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री में चेक के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री लिखते हैं। नेक्स्ट हम शिक्षण विधि लिखते हैं। शिक्षण विधि के अंतर्गत हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। चूँकि वाणिज्य विषय में हम चेक पढ़ रहे हैं इसलिए हमें व्याख्या और चेक का प्रदर्शन करना होगा और प्रश्नोत्तर विधि को अपनाना होगा। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान नोट करते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र छात्राएं चेक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय हमको दो सावधानी बरतनी चाहिए या दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब भी हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाएं तो प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा जिग जैग में होने चाहिए। जिग जैग का मतलब अर्थात ये कि हम जो प्रश्न पूछें और जो भी उसका उत्तर आए फिर उसी उत्तर से प्रश्न बनना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखते हैं
पहला प्रश्न, हमें वस्तु खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें वस्तु खरीदने के लिए रुपए, पैसे या धन की ज़रूरत होती है। दूसरा प्रश्न, पैसा या धन को हम कहाँ जमा करते हैं? धन को हम बैंक में जमा करते हैं। तीसरा प्रश्न, बैंक से जमा धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बैंक से जमा धन निकालने के लिए हम फॉर्म भरते हैं या चेक द्वारा निकालते हैं। अब हमारा यहाँ प्रकरण आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चेक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ उत्तर समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय दूसरी बात का हमको यह ध्यान रखना है कि हम जब भी उत्तर लिखें तो हमको उत्तर पूरा लिखना चाहिए। अक्सर छात्र छात्रा यह गलती करते हैं कि वह उत्तर अधूरा ही लिखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा 4 से 5 प्रश्न बनने चाहिए, जो कि यह सही है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आज हम लोग चेक के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का। अगर छात्रा है तो वह छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगी। उसके बाद तीसरा कॉलम छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम श्यामपट्ट कार्य का होगा। फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं कि चेक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फिर छात्र छात्रा क्रिया में आंशिक उत्तर या मौन लिखेंगे। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु चेक का अर्थ लिखते हैं। फिर हम स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे चेक को हिंदी में हम धनादेश कहते हैं। यह देनकर्ता के हस्ताक्षर युक्त रहित लिखित आज्ञा पत्र रहता है, जिससे बैंक विशेष को यह आज्ञा दी जाती है कि वह उसमें लिखित व्यक्ति को लिखित धनराशि का भुगतान कर दे। छात्र छात्र क्रिया में हम नोट करते हैं, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं। जिस भी शिक्षण बिंदु का हमने स्पष्टीकरण किया होता है उससे हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। जैसे पहला, चेक का क्या अर्थ है? छात्र छात्रा क्रिया में या छात्र उत्तर देगा। चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, व्यापार में चेक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो छात्र छात्रा क्रिया में आंशिक उत्तर या मौन या समस्यात्मक होगा। दूसरे बोधात्मक प्रश्न में हम वही प्रश्न पूछते हैं जो हमको दूसरे शिक्षण बिंदु में पढ़ाना होता है। फिर हम यहाँ दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। चूँकि हमने यहाँ दूसरे बोधात्मक प्रश्न में पूछा था कि व्यापार में चेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो छात्र छात्रा क्रिया में उत्तर आंशिक उत्तर मौन या समस्यात्मक होगा। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु डालते हैं, व्यापार में चेक का प्रयोग। फिर हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि व्यापार में चेक का प्रयोग आसानी से लेन देन के लिए किया जाता है। यदि चेक सही न भरा जाए तो बैंक में धनराशि कम हो या जारीकर्ता के हस्ताक्षर न मिलने की दशा में बैंक चेक को अस्वीकार कर देता है और हमारा व्यापार प्रभावित होता है। इसलिए चेक भरते समय सावधानी बरतनी चाहिए। छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत स्पष्टीकरण के दौरान आए हुए कठिन शब्दों को छात्र अध्यापक नोट करते हैं।
उसके बाद अगर हमको आगे शिक्षण बिंदु पढ़ाना है तब हम बोधात्मक प्रश्न दोबारा यहाँ पूछते हैं। अगर हमको शिक्षण बिंदु आगे नहीं पढ़ाना है तो फिर हम यहाँ अपने प्रस्तुतिकरण के कॉलम को हम यहाँ बंद कर देते हैं। फिर हम श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। चूँकि ऊपर श्यामपट्ट कार्य लिखा गया है तो श्यामपट्ट कार्य छात्र अध्यापक पढ़ाने के दौरान या स्पष्टीकरण के दौरान जो भी कठिन शब्द आते हैं उनको वहाँ नोट करते हैं। लेकिन श्यामपट्ट सारांश में हमको पूरे पाठ का समरी या सारांश लिखना होता है। जैसे पहला, चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं। दूसरा, चेक हस्ताक्षरित शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। ऐसे ही कुछ हम सारांश नोट करते हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक समय समय पर कक्षा कक्ष में घूमकर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न, चेक को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, यदि चेक सही न भरा जाए तो क्या होगा। फिर हम गृह कार्य लिखते हैं। गृह कार्य के अंतर्गत हमें छात्र छात्रा को गृह कार्य लिखित रूप में ही देना चाहिए। तो हम गृह कार्य में लिखते हैं छात्र छात्रा चेक के बारे में टिप्पणी लिखकर लाएंगे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ उस लाइन को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर हम सुझाव या आलोचना लिखते हैं और दूसरी तरफ हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखते हैं। तो ये है वाणिज्य शिक्षण के अंतर्गत वाणिज्य विषय की पाठ्य योजना। तो आप एक बार देख लें कि वाणिज्य विषय की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं और उसका सही प्रारूप क्या है। एग्जामिनेशन हॉल में या परीक्षा उत्तर पुस्तिका में आप वाणिज्य विषय से संबंधित कोई भी पाठ्य योजना आए, आप इसी प्रकार से बनाएंगे।